बचपन से ही मैंने सुना था कि शादी के बाद की जिंदगी आसान नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं कि बेटी पराये हो जाती है और जब वो बहू बनकर ससुराल जाती है तो वहाँ उसे वैसा अपनापन नहीं मिलता जैसा मायके में मिलता था। लेकिन मेरी किस्मत कुछ और ही लिखी थी। मुझे ऐसा ससुराल मिला जहाँ हर रिश्ता सच्चे अपनापन से भरा हुआ था। मेरे ससुराल में कुल 3 ही लोग थे, मेरे ससुर, मेरी नंद और मेरे पति। मेरा पति तो हमेशा मेरा साथ देने वाला और बहुत ही समझदार इंसान था। मेरे ससुर कम बोलने वाले, शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका बर्ताव हमेशा सौम्य और मर्यादित रहा। वो जब भी कुछ कहते, बहुत धीमे स्वर में कहते और कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा। उनकी नजरें हमेशा झुकी होती थीं। उस दिन भी, जैसे ही मैं रसोई के काम से जल्दी निपटी, मैं बाहर बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। आसमान में बादल पहले से ही मंडरा रहे थे और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा की सरसराहट और बूंदों की आवाज ने माहौल को रोमांचक बना दिया, लेकिन मेरे मन में बेचैनी बढ़ने लगी। मुझे अपने पति की चिंता सताने लगी। पता नहीं वो इतनी बारिश में कैसे आएंगे, भीग तो नहीं रहे होंगे। मैं बार बार दरवाजे की ओर नजर डालती रही। हर गुजरते पल के साथ मेरा दिल धड़कनों की रफ्तार बढ़ा रहा था। सावन का महीना अपनी पूरी शिद्दत के साथ बरस रहा था। दोपहर से ही बादल गहरा गए थे और बारिश लगातार हो रही थी। बिजली की तेज चमक और बादलों की डरावनी गर्जना से मेरा दिल हर बार कांप उठता था। बचपन से ही मुझे तेज बारिश और तूफानी मौसम से डर लगता था और आज की यह रात उसी डर को और गहरा करने वाली थी। ये मेरी शादी के बाद की पहली बारिश थी और न जाने कितनी बार मैंने सोचा था कि पहली बारिश में मैं अपने पति के साथ बालकनी में बैठकर चाय पीऊंगी, हंसते हुए बारिश की बूंदों को महसूस करूंगी। लेकिन आज मेरी सारी कल्पनाएं धुंधली हो गईं जब शाम को चिराग का फोन आया। उन्होंने बताया कि मौसम इतना बिगड़ गया है कि रास्तों में पानी भर गया है और वो आज घर नहीं आ पाएंगे। मजबूरी में उन्हें ऑफिस में ही रुकना पड़ेगा। ये सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी समा गई। मैं चुपचाप उठी और जाकर अपने ससुर को ये बात बताई। उन्होंने मुझे बड़ी सहजता से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहू, परेशान मत हो। चिराग ठीक है और जब मौसम ठीक होगा तब आ जाएगा। तुम जाओ और आराम से सो जाओ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बरसात का मौसम अक्सर चिराग को ऑफिस में ही रोक लेता है और आज भी वही हुआ। ससुर जी को बताने के बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। लेकिन ये रात कुछ अलग थी। बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजली की चमक और बादलों की लगातार गड़गड़ाहट से मेरा दिल बुरी तरह घबराया हुआ था। मैं अपने बिस्तर के एक कोने में सिमटी तकिए को कसकर पकड़कर लेटी रही। चिराग की गैरमौजूदगी ने उस डर को और बढ़ा दिया। मुझे लगा मैं अब और अकेली इस कमरे में नहीं रह सकती। डर जैसे मुझे अंदर से तोड़ रहा था। तभी मैंने सोचा कि क्यों न रेशमा के पास चली जाऊं। कम से कम उसके साथ रहूंगी तो थोड़ा सुकून मिलेगा। मैं धीरे धीरे उठी और अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई। रेशमा का कमरा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था, जबकि मैं और ससुर जी ऊपर वाले मंजिल पर रहते थे। पूरे घर में अंधेरा पसरा हुआ था क्योंकि बारिश की वजह से बिजली भी गुल हो गई थी। ऊपर का फ्लोर बिल्कुल सूना लग रहा था और हर चीज सन्नाटे में डूबी हुई थी। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए हर कदम भारी लग रहा था, जैसे डर मेरी एड़ियों से चिपक गया हो। पर डर के बावजूद मैं नीचे जाने लगी। मैं डरते डरते सीढ़ियां उतरती हुई नीचे पहुंची। हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन खुद को समझा बुझाकर मैं रेशमा के कमरे के दरवाजे तक आ गई। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, शायद बंद नहीं किया गया था। मैंने हौले से उसे धकेला और जैसे ही भीतर कदम रखा, एक मध्यम सी रोशनी कमरे के कोने से आ रही थी। लेकिन जो दृश्य मेरे सामने था, उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और एक पल को मुझे यकीन नहीं हुआ कि जो देख रही हूँ वो सच है या कोई डरावना सपना। रेशमा कोने में सहमी हुई, फूट फूट कर रो रही थी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं और उससे कुछ ही दूरी पर मेरे ससुर खड़े थे, जिन्हें मैंने कभी ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना। आज उस पल मुझे किसी दरिंदे की तरह नजर आए। रेशमा उनसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उस पल मेरी रूह कांप उठी। एक पिता अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी आंखों में जो छवि थी एक सभ्य इंसान की, वह अब पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। मुझे अब समझ आने लगा था कि रेशमा हमेशा इतनी चुप क्यों रहती थी, क्यों उसकी आंखों में एक अधूरी चीख छुपी रहती थी, क्यों वह किसी से खुलकर बात नहीं करती थी। मेरा नाम पूजा है और आज से ठीक 4 महीने पहले मेरी शादी इस घर में हुई थी। मेरी और चिराग की पहली मुलाकात एक शादी में हुई थी।
शायद किस्मत का इशारा ही था कि उसने मुझे वही देखकर पसंद कर लिया। कुछ ही दिनों में उसके परिवार की ओर से हमारे घर रिश्ता आ गया। माँ पापा ने जब लड़के और उसके परिवार के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि उनका परिवार छोटा है, लड़के का खुद का व्यवसाय है और उनका अपना मकान भी है। रिश्ता पक्का होने के बाद हम दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हो गई। हर दिन बात करते करते हम एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा समझने लगे। दिल में ये भरोसा पनपने लगा कि हम साथ में एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। महीने भर में ही हमारी शादी तय हो गई और फिर बड़े धूमधाम से मैं इस घर की बहू बनकर आ गई। शादी से पहले जब भी किसी से बात होती तो कई बार लोगों ने कहा था कि अगर ससुराल में नंद हो तो बहू को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नंद को भाई का प्यार और लाड इतना मिलता है कि वो नई बहू को अपना हकदार नहीं मान पाती। मैं भी इन्हीं बातों को सोचते सोचते ससुराल आई थी, लेकिन रेशमा वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आमतौर पर नंदों के बारे में सुना करता है। वो बहुत शांत और गुमसुम सी लड़की थी। उसका स्वभाव बेहद सरल था। वह ज्यादातर वक्त अपने कमरे में बंद रहती थी। मैं कई बार उसे जबरदस्ती बाहर बुला लेती, चाहे किसी काम में मदद के बहाने या बस थोड़ा साथ बैठने के लिए। पर वो मुश्किल से कुछ पल रुकती, फिर चुपचाप काम खत्म करके अपने कमरे में लौट जाती। ऐसा लगता मानो उसका कमरा ही उसकी दुनिया हो। कई बार तो उसे खाना खाने के लिए भी कई बार आवाज लगानी पड़ती थी, और खाना खाने के बाद भी वो बिना एक शब्द कहे तुरंत अपने कमरे में चली जाती, जैसे उसे वहां किसी जरूरी काम की जल्दी हो। ससुर जी भी अक्सर उसे प्यार से समझाते थे, बेटी हर समय अकेले कमरे में मत रहा करो, थोड़ा बाहर भी बैठो हम सबके साथ। लेकिन रेशमा कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। वो बस खामोशी से सुनती और फिर अपने रास्ते चली जाती। जब मैं उससे ज्यादा पूछताछ करती तो वह कहती, दीदी मुझे पढ़ाई करनी है, और बात वहीं खत्म हो जाती। शाम को जब चिराग ऑफिस से लौटते तो मैं अक्सर उनसे कहती, आपकी बहन तो बिल्कुल चुप रहती है, न कुछ बोलती है न खुलकर किसी से मिलती है। तब चिराग का जवाब हमेशा एक ही होता था, वो पहले ऐसी नहीं थी, माँ के जाने के बाद रेशमा बहुत अकेली हो गई है। पहले वो बिल्कुल अलग थी, लेकिन माँ की मौत ने उसे तोड़कर रख दिया है। अब वह जैसी है उसमें उसका दोष नहीं है, हालात ने उसे ऐसा बना दिया है। पिताजी उसकी बहुत परवाह करते हैं। थोड़ा वक्त दो, वो खुद को संभाल लेगी, और बेहतर यही होगा कि तुम भी उसे ज्यादा टोक टाक मत करो। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जिसे धीरे धीरे मैं भी समझने लगी थी। मैंने भी फिर रेशमा को अपनी हालत पर छोड़ दिया। मुझे भी अब उसकी मौजूदगी से कोई परेशानी नहीं होती थी। कम से कम वह घर के किसी काम या फैसले में दखल नहीं देती थी और मुझे खुलकर सांस लेने का मौका मिल जाता था। मेरे कई दोस्त बताते थे कि उनकी नंदें तो जानबूझकर बहुओं की जिंदगी मुश्किल बना देती हैं, हर बात में टोकना, ताना देना, बात बात में बहस करना। लेकिन रेशमा वैसी नहीं थी। मैं जब इस घर में आई थी तो मन में यही डर था कि शायद रेशमा मुझे तंग करेगी, मुझे अपनाने में मुश्किल करेगी। लेकिन मेरी सोच बिल्कुल गलत साबित हुई। उल्टा, मेरे ससुर जी रेशमा का इतना ध्यान रखते थे कि कई बार तो वो खुद खाना लेकर उसके कमरे में चले जाते थे और प्यार से उसे अपने हाथों से खिलाते। उनका ज्यादातर वक्त रेशमा के कमरे में ही बीतता था। वो उसके लिए सब कुछ करते थे, जैसे एक माँ की जगह खुद लेने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन जितना प्यार और अपनापन ससुर जी रेशमा को देते थे, उतना ही रेशमा उनके साथ अजीब सी दूरी बनाए रखती थी। उसका व्यवहार उनके लिए बिल्कुल अलग था, जैसे उनके हर जतन से वह और भी ज्यादा अपने आप में सिमटती जा रही हो। रेशमा का व्यवहार अपने पिता के साथ हमेशा चौंकाने वाला होता था। वो उनसे कभी स्नेह से बात नहीं करती थी, बल्कि अक्सर उसके लहजे में तल्खी होती थी, जैसे वह उनसे नाराज हो। ससुर जी जब भी उसके लिए कुछ लाते, वो उन्हें ऐसे देखती मानो कुछ भी मायने नहीं रखता। उसकी बेरुखी हर बार मेरे मन में सवाल खड़े कर देती थी। मुझे ये बात हमेशा अजीब लगती थी, क्योंकि आमतौर पर माँ के जाने के बाद बच्चे पिता से और ज्यादा जुड़ जाते हैं, लेकिन रेशमा तो जैसे उनसे दूर भाग रही थी। ससुर जी उसे जितना चाहते उतना ही मुझे भी मान सम्मान देते थे। मेरी शादी के बाद से मुझे ससुराल में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, इसलिए मैं रेशमा के अजीब से व्यवहार पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। एक दिन जब मैंने ये सब अपनी माँ से जिक्र किया तो वो भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, बेटा भगवान का शुक्र मना कि तुझे इतना अच्छा घर मिला है। हर जगह इतना सुकून नहीं होता। अपने काम से काम रख और किसी की बातों में ज्यादा मत पड़। कई बार सच्चाई को कुरेने से मुसीबत सामने आ जाती है। माँ की बात ने मेरे दिल को छू लिया।
उस दिन के बाद से मैंने रेशमा से खुद पहल करके बात करना बिल्कुल छोड़ दिया था। खाना खाकर मैं सीधा अपने कमरे में चली जाती और ज्यादातर समय ऊपर ही रहती। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी इतनी बढ़ गई कि अब वो अजनबी सी लगने लगी थी। चिराग और मेरी दुनिया बस हम दोनों तक ही सीमित हो गई थी। एक दिन ससुर जी बाहर से कुछ खास खाने की चीजें लेकर आए। जब रेशमा स्कूल से लौटी तो उन्होंने बड़े प्यार से उसे पास बिठाया और अपने हाथों से खिलाने लगे। मैं वहीं बैठी यह सब देख रही थी और मुझे लगा रेशमा कितनी खुशकिस्मत है जिसे इतना प्यार देने वाले पिता मिले हैं। लेकिन रेशमा का व्यवहार देखकर हैरानी हुई। उसने गुस्से से मुंह फेर लिया और खाने से साफ इनकार कर दिया। फिर भी ससुर जी ने उसे मनाने की कोशिश की और जिद करके अपने हाथों से थोड़ा खाना खिलाने लगे। मैं ये सब देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि रेशमा कितना नासमझ है, उसे इस प्यार की कीमत ही नहीं पता। लेकिन तभी वह अचानक उठी और बिना कुछ कहे तेजी से अपने कमरे में चली गई। मैं अनजाने में उसे जाते हुए घूरने लगी, शायद ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उसके दिल में आखिर क्या चल रहा है। ससुर जी ने मेरी निगाहों को महसूस कर लिया। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरी बेटी मुझसे नाराज है, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उनके शब्दों में दर्द छिपा था, लेकिन एक पिता की उम्मीद भी। ससुर जी की बातों से साफ झलक रहा था कि उनके दिल में कितना दर्द छिपा है। उन्होंने धीरे से कहा, शायद अगर मैं समय पर उसकी माँ का सही इलाज करवा पाता तो आज वो हमारे साथ होती। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसका बस चलता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, दवाइयों में, डॉक्टरों में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी आवाज़ भर आई थी और आंखों में नमी थी। उन्होंने आगे कहा, उसके जाने के बाद से मैं खुद भी बहुत टूट गया हूँ, लेकिन रेशमा को ये बात कैसे समझाऊं? वह तो मानो मुझसे बिल्कुल दूर होती जा रही है। मैं चुपचाप उन्हें देख रही थी। उनके चेहरे पर थकावट ही नहीं, एक अजीब सा अकेलापन भी था। उस उम्र में जब उन्हें सहारे की जरूरत थी, तब वो अपनी बेटी के गम और नाराजगी के बीच खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। मेरे मन में उनके लिए एक अलग ही इज्जत जागी। मैंने कहा, पिताजी आप परेशान मत होइए, वक्त के साथ रेशमा सब समझ जाएगी। आप जैसा प्यार देने वाला पिता बहुत कम होता है। उन्होंने बस हल्के से सिर हिलाया और चुपचाप थाली उठाकर रेशमा के कमरे की ओर बढ़ गए। मैं वहीं खड़ी उन्हें जाते देखती रही। शाम तक वे रेशमा के कमरे में ही रहे। मैंने रसोई का काम निपटाया, खाना बना लिया और घर की सफाई भी कर दी। एक पल को मन में आया कि चलकर उनके पास बैठूं, शायद कुछ पल उनके साथ बिताऊं, लेकिन फिर सोचा ये वक्त शायद सिर्फ बाप बेटी के लिए है। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। हमारे घर का रोजाना का हाल कुछ ऐसा ही था। वही रेशमा भी उनके सामने बड़े नखरे दिखाती, कभी कभी तो उसका ये सब देखकर मुझे जलन भी होने लगती। सोचती कि वो कितनी खुशनसीब है जिसे उसके पिता हर छोटी बड़ी बात में इतनी तवज्जो देते हैं, जबकि मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं अपने पिता की तीसरी बेटी थी। ये मतलब नहीं कि पिता मुझसे कम प्यार करते थे, लेकिन जिस तरह का प्यार और सम्मान मेरे ससुर जी रेशमा को देते थे, वैसा मुझसे कभी नहीं मिला। मेरे पिता हम बेटियों से थोड़ा दूरी बनाए रखते थे और जब भी उनसे कुछ बात करनी होती तो माँ की मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ससुर जी के इस हर वक्त रेशमा के पीछे रहने का असली कारण क्या है। अगर बारिश इतनी तेज न होती और बिजली के कड़कने की आवाज़ से मेरी जान न डरी होती, तो शायद मैं आज तक ये सच नहीं जान पाती कि वे अपनी बेटी को अपनी ज़रूरतों के लिए कैसे बर्बाद कर रहे थे। जब मैंने रात को उस कमरे में वह नज़ारा देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे ससुर जी ने रेशमा को जबरदस्ती पकड़ रखा था और उसके साथ बेहद गंदी हरकतें कर रहे थे। उन्हें मेरे वहां होने का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उस वक्त उनके चेहरे पर एक शैतानी चेहरा था जो देखकर मेरा दिल कांप उठा। रेशमा, जो इतनी नाजुक और कमजोर थी, पूरी तरह से उसके रहमो करम पर थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। वह अपने बाप को समझाने और मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि वह कब से इस दर्दनाक हालत में थी। अपने आप को कमरे में बंद रखना और चुपचाप सहना उसकी आदत नहीं, मजबूरी थी। जैसे ही मेरे ससुर जी ने मुझे वहां खड़ा देखा, वे पूरी तरह से दंग रह गए। शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं इतनी देर रात यहाँ आ जाऊंगी। मैं सख्ती से बोली, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मेरी इस धमकी से वे डर गए और तुरंत कमरे से बाहर चले गए। मैंने झट से दरवाजा बंद किया और अंदर से ताला लगा लिया। रेशमा की हालत बहुत दयनीय थी और मुझे भी गहरा डर महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी अंदर से किसी ताकत ने मुझे हिम्मत दी।
मैंने धीरे से उसे गले लगा लिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके दिल में छुपा हुआ दर्द और गम वर्षों का था, जो अब बाहर निकल रहा था। मैंने उसे रोकने की बजाय रोने दिया, शायद इससे उसका कुछ बोझ हल्का हो जाए। धीरे धीरे उसने मुझसे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा कि वह सिर्फ 11 साल की थी जब उसकी माँ की शादी मेरे ससुर जी से हुई थी। ये सुनकर मेरा दिल बहुत भारी हो गया। मैंने बीच में उसे रोकते हुए पूछा, क्या तुम मेरे ससुर जी की असली बेटी नहीं हो? रेशमा ने धीरे से सिर हिला दिया और कहा, नहीं, मेरे सगे पिता ने मेरी माँ को कुछ सालों में तलाक दे दिया था और मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया था। लेकिन माँ मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहती थी। मैंने पूछा, क्यों? उसने बताया, मेरी माँ को लगता था कि मेरी वजह से वह दूसरी शादी नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपना सारा जीवन अपने लिए कुर्बान कर दिया, खुद को एक बूढ़ी औरत की तरह समझकर। फिर उसने बताया कि अचानक उसकी माँ ने चिराग के पिता से शादी कर ली थी, जो कि मेरे ससुर जी थे। रेशमा की माँ के साथ साथ उनके पिता भी उनका खूब ख्याल रखते थे। उसकी माँ बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला है, जो उसकी ही नहीं बल्कि उसकी सौतेली बेटी रेशमा की भी परवाह करता है। लेकिन माँ को ये पता नहीं था कि उसके पति की मंशा पूरी तरह साफ नहीं है। रेशमा ने बताया कि जब उसकी माँ जिंदा थी, तब उसके पिता उसके साथ कई अजीब और असामान्य व्यवहार करते थे। उस समय रेशमा मात्र 12 साल की थी और अपनी किशोरावस्था की शुरुआत कर रही थी। धीरे धीरे वह समझने लगी थी कि उसका सौतेला पिता उससे क्या चाहता है। वह बताती रही कि उसके सौतेले पिता, जो मेरे ससुर जी थे, उसकी माँ के सामने ही उसे जबरदस्ती अपने कमरे में सोने को मजबूर करते थे। जब उसकी माँ गहरी नींद में होती तो वह उससे छेड़छाड़ करने लगता था। रेशमा ने कई बार इस सब को सहा, लेकिन एक दिन उसने अपनी माँ को ये सब बताने की हिम्मत की। पर उसकी माँ ने उस पर विश्वास करने की बजाय उसे थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि उसे शर्म आनी चाहिए कि वह अपने पिता के बारे में ऐसी बातें कर रही है। उसने कहा कि उसके पिता उसका पूरा ख्याल रखते हैं और रेशमा झूठ बोल रही है। जब उसकी अपनी माँ ने भी उस पर भरोसा नहीं किया, तो रेशमा को कोई सहारा नहीं मिला। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, उसकी नीयत और भी खराब होती गई। पहले वह मुझे थोड़ा बहुत ही तंग करता था, लेकिन जब मैं जवान हुई तो उसकी हदें पार हो गईं। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मेरी माँ दुकान से बाजार गई हुई थी, तो उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। और फिर वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। मेरी सगी माँ ने मुझे इस बात का जिम्मेदार ठहराया कि मैंने अपने सौतेले बाप को बहका दिया है, अपनी जवानी और अदाओं से उसे फंसाया है। उसने मुझे डांटा, थप्पड़ मारा और कहा कि मैं उसकी आस्तीन में छुपा नागिन हूँ, जिसने उसके घर को बर्बाद कर दिया। मैंने माँ को बार बार समझाने की कोशिश की कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं तो खुद इस आदमी की बर्बरता से बहुत सालों से पीड़ित हूँ। लेकिन मेरी माँ ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उसे यह बात सहन नहीं हुई और वह दिल का दौरा पड़ने से बीमार हो गई। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद मेरी माँ ने जिंदगी की लड़ाई हार दी और इस दुनिया से चली गई। पर जाने से पहले उसने मुझसे माफ़ी मांगी, ये समझकर कि असली कसूरवार मैं नहीं बल्कि उसका अपना पति था। मगर अब मेरी माँ की माफ़ी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, न ही कोई चाहत। अगर वह मेरे दर्द को पहले समझ पाती और मेरी बातों पर यकीन कर लेती, तो शायद ये सब कुछ नहीं होता और मैं इतनी बर्बाद नहीं होती, रोज़ अपने ही सौतेले बाप के हाथों टूटती नहीं। माँ के जाने के बाद मैंने सोचा था कि कहीं दूर जाकर नया जीवन शुरू कर लूँ, लेकिन मुझे समझ आया कि एक अकेली औरत के लिए ये दुनिया ही खतरनाक है। यहाँ अकेली लड़की को देखकर हर किसी के दिल में दरिंदे की छुपी प्रवृत्ति जाग उठती है। और मैं भी अभी जवान थी, इसलिए ये सोचकर कि कहीं भी जाऊं, मुझे यही सब कुछ सहना पड़ेगा, मैंने उस घर को छोड़ना संभव नहीं समझा। मजबूरन मुझे अपनी किस्मत को स्वीकार करके अपने सौतेले बाप के पास ही रहना पड़ा। मैंने अपनी तकलीफों को किस्मत पर छोड़ दिया था। ये दर्द अपनी सगी माँ के जाने के बाद भी मैंने कभी चिराग भाई से नहीं साझा किया, क्योंकि डर था कि अगर वह मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा तो मैं पूरी तरह अकेली रह जाऊंगी। आज मेरी माँ के जाने को 6 साल हो गए हैं और इन 6 सालों में हर दिन मेरा सौतेला बाप मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करता रहा। मैंने रेशमा का हाथ अपने हाथों में थामा और उसे भरोसा दिलाया कि अब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं मरते दम तक उसके साथ खड़ी रहूंगी और उसे किसी भी बुरे हालात से बचाऊंगी। मैंने उससे कहा, अगर तुमने पहले मुझसे बात की होती तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करती। इस पर रेशमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो वह हूँ जिस पर मेरी माँ ने भी भरोसा नहीं किया, तो मैं कैसे सोच सकती थी कि कोई और मुझ पर यकीन करेगा। रेशमा की हंसी में छुपा दर्द मेरे दिल को छू गया था। बाहर बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और धीरे धीरे सुबह की पहली रोशनी चमकने लगी थी।
आखिरकार बारिश का जोर कम हो गया और दिन की शुरुआत हुई। मैंने पूरी रात रेशमा के साथ उसके कमरे में बिताई। सुबह जैसे ही चिराग घर लौटे, मैंने हिम्मत जुटाकर उन्हें सारी सच्चाई बता दी। चिराग के लिए इसे स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन असंभव भी नहीं था। वह रेशमा के बचपन के व्यवहार को समझते थे, पर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे उसके अपने पिता का इतना बुरा व्यवहार छुपा हुआ था। गुस्से में चिराग सीधे अपने पिता के कमरे में गए, जहां वे बिस्तर पर पड़े थे। उन्होंने उन्हें आवाज दी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब चिराग ने उन्हें हिलाया तो उनकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। उन्होंने तुरंत डॉक्टर बुलाया, लेकिन पता चला कि उनके पिता का देहांत हो चुका था। चिराग के पिता इस बात से वाकिफ थे कि उनका सच्चाई बेटे के सामने आने वाली है, और इतने कुकर्मों के बाद वे अपने बेटे का सामना करने को तैयार नहीं थे। शायद इसी तनाव को सहन न कर पाने के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से रेशमा को हर रोज मरने से तो राहत मिली, लेकिन वे साल और दिन जो उसने उस दरिंदे की बर्बरता सहते हुए गुजारे, उनका क्या? तलाक जैसी बातों में पति पत्नी अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो जुल्मों के शिकार बनते हैं, उनकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। हमारे समाज में कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो रेशमा जैसी परिस्थितियों में अपने सौतेले पिता की निर्ममता सह रही हैं, ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। पति पत्नी को एक दूसरे से अलग होने से पहले अपने मासूम बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि अगर तलाक हो गया तो बच्चों का क्या हाल होगा। अपने झगड़ों का बोझ बच्चों पर क्यों डालें, ताकि कोई बच्चा किसी के खेल खिलौने जैसा ना बने। और अगर आपको अपने आसपास किसी बच्चे या किसी इंसान के साथ गलत व्यवहार नजर आए, तो उसे नजरअंदाज न करें। उसके पीछे छुपी सच्चाई जानने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश से किसी मासूम की जिंदगी बच सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं।